प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र भारतीय देश हित से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आज आपके बीच में हूँ। आज हम बात करेंगे 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST रिजर्वेशन जो कोटा था उसमें और कोटा यानी सब क्लासिफिकेशन करने के लिए जो आदेश दिया है, आज हम उसकी पड़ताल करेंगे। क्या वो सही है, संवैधानिक है या उसके अंदर कोई खामियां रही है या क्या है। और आज तक जो SC ST का क्या रिजर्वेशन है वो पूरी तरह सरकार ने ईमानदारी से लागू किया है। और इस प्रकार से जो ये सब क्लासिफिकेशन होगा उसका फायदा होगा, नुकसान होगा, आज हम इसकी बात करेंगे क्योंकि देश हित से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे देश की बड़ी आबादी को ये छूने वाला मामला है और इसकी हम आज पड़ताल करेंगे। यह समझना जरूरी है, इससे सरकार की नीयत का पता चलता है कि पूर्व में जो सरकारें रही हैं उनकी नीयत कैसी थी। तो सबसे पहले जो नौकरियों की भाई भतीजावाद उसके अंदर होता था, बंदर बांट उसके अंदर होती थी, नौकरियों की लूट एक प्रकार से कहूँगा मैं होती थी, जिसमें योग्यता का पैमाना नाम मात्र का रखा जाता था और नौकरियां थी जो पॉलिटिशियन के द्वारा सीधे तौर पर दी जाती थी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आरक्षण का जो कोटा होता था उसको पूरा भरा नहीं गया, उसमें बैकलॉग बड़ी तादाद के अंदर बना। और बार बार सरकारों ने 1947 से लेकर लगातार कि कभी अयोग्यता के आधार पर तो कभी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कभी प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, बार बार दलीलें देकर इस आरक्षण के व्यक्ति नहीं हैं, कभी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कभी प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, इस प्रकार दलीलें देकर SC का जो रिजर्वेशन था वो खाली पड़ा रहा और बहुत सी सरकारी जो विभाग है उनकी सीटें नहीं भरी गई। इस प्रकार से जो सरकारों ने काम नहीं किया उसका खामियाजा क्या हुआ, उसका खामियाजा बड़ी तादाद के अंदर बैकलॉग बना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानकर जिन जातियों के अंदर जागृति आई, उन्होंने शिक्षा ली, वो उनको थोड़ा बहुत उसके अंदर हिस्सेदारी मिली है। और जिसको ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट और SC है ST है ये समझता है कि उनका जो हक था दूसरी जातियों ने खाया है, बिल्कुल असत्य है। क्योंकि यदि हक खाया जाता तो तब होता यदि वो कोटा खाली रखकर फिर उनको खत्म करने का कार्य सरकारों ने किया। इस प्रकार का षड्यंत्र चलता रहा और वर्तमान में भी पूजा खेड़कर जिस प्रकार से IS का वो किस प्रकार से OBC का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर इस प्रकार के मामले हर रोज न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए कि SC और ST OBC का जो आरक्षण है, नौकरियां हैं, कितने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आज तक उनकी नौकरियों को हड़पने का काम दूसरे लोगों ने किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच नहीं होती है, यह भी शोचनीय विषय है। और बात करते हैं जो SC की अलग अलग कैटेगरी है वो समझती है, वो उंगली हमेशा ही अपने ही शेड्यूल के लोगों के ऊपर उठाती है कि इन्होंने उनका हक खाया है। बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल तथ्यों से परे है। क्योंकि आरक्षण है वो उसका कोटा खाली पड़ा रहा, उसको बार बार बैकलॉग बनाकर सरकारें उनके साथ खेलती रही, नौकरियां नहीं दी। और कभी भी सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जिनसे SC के अंदर जागरूकता आए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनको इस प्रकार से नौकरी के योग्य बनाया जाए। ऐसा कार्यक्रम नहीं चला, बल्कि इसके विपरीत आरक्षण को खत्म करने के लिए जितने भी विभाग थे उनका निजीकरण धड़ल्ले से शुरू कर दिया और बार बार इस प्रकार के बयान देकर कि आरक्षण है वो देश विरोधी है, इस प्रकार का माहौल बनाया गया, जिससे वर्तमान में स्थिति ये बनती है इन सभी स्थितियों से कि आरक्षण का जो बैकलॉग बड़ी तादाद के अंदर खाली पड़ा रहा, उससे जो इन जरूरतें थी SC ST की पूरी तरह जरूरत थी, जो SC ST की जितनी भी जातियां थी उनके अंदर वो हिस्सेदारी नहीं पहुंच पाई, जिससे क्योंकि जागृति धीरे धीरे आई। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आरक्षण है जो SC की सभी जातियों को क्यों नहीं मिल पाया, उसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया, यह समझना जरूरी है। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है कि पूर्व में जो सरकारें रही हैं उनकी नीयत कैसी थी। तो सबसे पहले जो नौकरियों की भाई भतीजावाद उसके अंदर होता था, बंदर बांट उसके अंदर होती थी, नौकरियों की लूट एक प्रकार से कहूँगा मैं होती थी, जिसमें योग्यता का पैमाना नाम मात्र का रखा जाता था और नौकरियां थी जो पॉलिटिशियन के द्वारा सीधे तौर पर दी जाती थी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आरक्षण
आरक्षण का जो कोटा होता था उसको पूरा भरा नहीं गया, उसमें बैकलॉग बड़ी तादाद के अंदर बना और बार बार सरकारों ने 1947 से लेकर लगातार कि कभी अयोग्यता के आधार पर तो कभी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कभी नहीं है, इस प्रकार ये दलीलें देकर एससी का जो रिजर्वेशन था वो खाली पड़ा रहा और बहुत सी सरकारी जो विभाग है उनकी सीटें नहीं भरी गई। इस प्रकार से जो सरकारों ने काम नहीं किया उसका खामियाजा क्या हुआ, उसका खामियाजा बड़ी तादाद के अंदर बैकलॉग मिला बना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानकर जिन जातियों के अंदर जागृति आई, उन्होंने शिक्षा ली, वो उनको थोड़ा बहुत उसके अंदर हिस्सेदारी मिली है। और जिसको ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट और एससी है एसटी है ये समझता है कि उनका जो हक था दूसरी जातियों ने खाया है, बिल्कुल असत्य है। क्योंकि यदि हक खाया जाता तो तब होता यदि वो कोटा खाली नहीं जाता, बल्कि कोटा था जो रिजर्वेशन इतना ही भरा गया, नौकरियां इतनी ही दी गई जिससे सिर्फ काम चलता रहे और उनकी बड़ी तादाद के अंदर है जो बंदर बांट नौकरियों के अंदर की गई। उनके पहले कुछ वर्ग शिक्षित हुए, धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार बहुत स्लो मोशन में हुआ क्योंकि सरकार को कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जो जागृति कार्यक्रम चलाकर शिक्षा के प्रसार की बात करे। उन पर लीपा पोती सरकार करती रही, जिसका खामियाजा इन एससी वर्ग को एसटी वर्ग को भुगतना पड़ा। और उसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम यह निकलता है कि इनकी अक्सर उंगलियां एक दूसरे के ऊपर उठती हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस प्रकार से कहा था कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से एक षड्यंत्रकारी व्यवस्था है जो एससी को आपस में बांटती है, ओबीसी को भी आपस में बांटती है, जातियों को आपस में। अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे जो रिजर्वेशन की बजाय हम कहेंगे प्रतिनिधित्व वो चाहते थे, आरक्षण नहीं चाहते थे, वो प्रतिनिधित्व की बात करते थे। प्रतिनिधित्व होता है हिस्सेदारी, और यह जो प्रतिनिधित्व का मामला है यह गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, इसका मकसद आर्थिक आधार पर नहीं है, इसका मकसद सामाजिक आधार पर है कि बहुत सी जातियां भारत के अंदर उनका मानवीय जीवन था, अमानवीय जीवन था और उनकी पशुओं से बदतर स्थिति थी। उस बदतर स्थिति को सुधारने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक कार्य किया, हक अधिकार दिलवाए और उनको अन्य लोगों की तरह समानता के अधिकार दिलवाने का एक कार्य किया, उनको बराबरी दिलवाई। लेकिन उस समय कांग्रेस के जो प्रमुख थे या जिनके इशारे से कांग्रेस चलती थी, महात्मा गांधी जी ने इसका यारवदा जेल के अंदर जब विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, वो आमरण अनशन पर बैठ गए, 5 दिन लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे और देश भर से बाबा साहब को अम्बेडकर साहब को पत्र लिखे गए, खून से भरे हुए लेटर लिखे गए। एक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और देश में तनाव की स्थिति को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दिल पर पत्थर रखकर और उनके दुख भरे जो बयान थे सब थे वो ये थे कि मुश्किल से अछूतों के पास कुछ अधिकार पाने का अवसर आया है और महात्मा गांधी जी उस अवसर को भी खत्म कर देना चाहते हैं। इस प्रकार के उनके शब्द थे और उन्होंने बड़े दुखी मन के साथ 1932 का जो पूना पैक्ट था उस पर हस्ताक्षर किए और उसमें कहा कि उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा कि हम जो एससी एसटी को जो राजनीतिक तौर पर हम आरक्षण देंगे 10 वर्ष के लिए देंगे, उसमें कुछ सीटें बढ़ाई गई। लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस प्रतिनिधित्व की बात करते थे उसमें दलितों के पास उसमें जो अछूतों को 2 वोट का अधिकार मिलना था, एससी की बात करते थे उसमें 2 वोट का अधिकार मिलना था। 2 वोट के अधिकार की पैरवी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि जो शासक जातियां रही हैं और जिनने हमेशा शासन किया है उनको आदेश देने का काम किया है, वो इनके प्रतिनिधियों को भी आदेश देगी और ये अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक वोट थी अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए और दूसरी वोट थी अन्य प्रतिनिधि जो ओपन कैटेगरी का होता था उसको चुनने के लिए।
तो अच्छी सोच थी जिसमें अपना नेता अपनी वोटों द्वारा खुद चुनना और जो आपकी भलाई के लिए कार्य करेगा, इस प्रकार की सोच बाबा साहब अम्बेडकर साहब की थी। तो लेकिन उसको महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन का दबाव डालकर उसको खारिज करवा दिया और उसका खामियाजा क्या हुआ, उसके खामियाजे के बाद खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी पूरे देश भर के अंदर उन्होंने विभिन्न चुनावों के अंदर भाग लिया, लेकिन खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं जीत पाए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कांग्रेस ने उनको नहीं जीतने दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मन बड़ा इससे टूटा और उसके बाद उनके प्रयास जारी रहे और आगे बाबा इसका खामियाजा क्या हुआ, वर्तमान में भी जो प्रतिनिधि होते हैं वो समाज की बात ना उठाकर जो अन्य समाज है उनकी तरफ, क्योंकि उनका जो रिमोट कंट्रोल होता है दूसरे के हाथ में होता है, इस प्रकार से इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की बात की, ना कि जो आरक्षण है उसकी बात नहीं की थी और हिस्सेदारी की बात की थी। यह गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है और वर्तमान में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व है, आरक्षण है, ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जो अछूते जो मुख्य धारा से कटे हुए थे या फिर जिनके पास मानवीय अधिकार नहीं थे उनको बराबरी देने के लिए, उनको विशेष तौर पर प्रतिनिधित्व देने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए यह कार्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। और वर्तमान में जब हम देखा का आर्टिकल 341 है, वह व्यवस्था करता है कि SC ST का जो आरक्षण है उसके अंदर जो अलग अलग जातियां हैं उनको अंदर नहीं बांटा जा सकता। ये पूरे शेड्यूल के लिए था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बराबर थी, आर्थिक स्थिति बराबर होने की वजह से वो व्यवस्था की। और उसके बाद जो आर्टिकल 16 का 4 भाग है वह व्यवस्था करता है कि राज्य सरकार इसको जातियों में नहीं बांट सकती, राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है। जो अधिकार है उस समय संसद को दिया गया, सांसदों को दिया गया इसमें बदलाव करने का, लेकिन मौजूदा सरकार है जो हमेशा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करती रहती है। तो इस प्रकार से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह असंवैधानिक क्यों है, क्योंकि संविधान के अंदर व्यवस्था दोनों है कि इसको के अंदर कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, इनको नहीं बांटा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है कि राज्य सरकारें इसको डिवाइड करने का काम करेगी और जिन जातियों को अब तक आरक्षण से वो छूती रही है उनकी व्यवस्था बनाएंगी। तो सबसे पहले यह समझना जो आरक्षण लागू किया गया क्या वो ईमानदारी से उस पे ऊपर सरकारों ने कार्य किया, क्या उसके को लेकर कोई षड्यंत्र हुआ, उस पर भी हम उनको दिया जाता है। उसका कारण सीधा सा ये है क्योंकि रैशनलाइजेशन और रोस्टर प्रणाली है जिसमें उस रोस्टर के तहत नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर नौकरियां नहीं निकलती है और जिसका खामियाजा यह होगा कि इनको नौकरियां नहीं मिल पाएगी। और सरकार का प्रोपेगेंडा रहा है कि वो निजीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है। सरकारी उपक्रम है, चाहे वो BSNL रहा हो, चाहे रेलवे रहा हो, चाहे वो बैंक रहे हो, सबका निजीकरण लगातार सरकार ने धड़ल्ले से किया। और इसका कारण यही था कि वो जो SC ST OBC को कमज़ोर करना चाहते थे, उसके पीछे षड्यंत्र स्पष्ट। तो SC में भी यदि हम सोचते हैं कि इनसे कुछ जातियां खुशी तो मना सकती है लेकिन उनको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 75 वर्षों के बाद जब पूरा आरक्षण मिलने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है, तो जब उनको सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, जातियों को अलग अलग प्रकार से वो जो रिजर्वेशन है वो डिवाइड हो जाएगा, उसमें बिल्कुल फायदा नहीं होगा और उंगली अक्सर उस जाति पर नहीं उठनी चाहिए जो पढ़े लिखे और नौकरी के खिलौने बने रहे। और जिस प्रकार से उन्होंने नौकरियां ली, कुछ लोगों को नौकरियां मिली लेकिन उनका बड़ा बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है। सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि जो 75 वर्षों का बैकलॉग बनता है वो SC ST OBC का पूरा किया जाए। और क्रीमी लेयर की व्यवस्था भी इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट करना चाहता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर की व्यवस्था एक प्रकार से सीधे तौर पर यह है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल चुका है उसको बेदखल करना चाहिए आरक्षण से। यह वर्तमान देश की जो स्थिति या हालत है उसके अनुसार सही नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 75 वर्षों के बाद कुछ स्थिति सुधरी है।
जो SC ST OBC है उनके पास सिर्फ शिक्षा है, उनके पास सिर्फ रिजर्वेशन है और प्रतिनिधित्व की आड़ में उनको जैसे रिजर्वेशन मिला तो उनसे यदि यह भी छीन लिया जाएगा तो उनकी स्थिति बदतर हो जाएगी। सरकार को ईमानदारी से देश हित के अंदर इनको लागू करना चाहिए जैसे विदेशों के अंदर लागू हुआ। और उन्होंने कैसे अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाया, क्योंकि यदि देश का एक व्यक्ति भी कमज़ोर रहता है उससे देश कमज़ोर होता है। और हमारे पुरखों ने जो भूल की है जाति व्यवस्था बनाकर, उसका खामियाजा देश भी आज भुगत रहा है। उस भूल को सुधारना चाहिए, लेकिन सरकार अपने वोट बैंक को लेकर इस प्रकार के प्रैक्टिकल, इस प्रकार के प्रयोग है वो करती रहती है जो देश हित में नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 वर्षों का जो अपना फैसला बदला है उस पर रिव्यू करना चाहिए। इसी आग्रह के साथ मैं सुरेंद्र भारतीय नए मुद्दे को लेकर आपके बीच में आऊँगा। तब तक जागरूक रहिए, एकजुट रहिए, देश के बारे में सोचिए, अपने हकों की बात कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनिए, संगठित करिए, संघर्ष कीजिए पर SC को फोकस करना चाहिए। और इस प्रकार से राजनीतिक लोगों का खिलौना नहीं बनना चाहिए और एकजुट होकर बच्चों को शिक्षा दिलवानी चाहिए। और आरक्षण जो अब तक खाली पड़ा रहा बैकलॉग, उसकी वकालत करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। तो मैं सुरेंद्र भारतीय देश हित से जुड़े हुए मुद्दे लेकर आपके बीच में दोबारा आऊँगा। सबको जय भारत।